सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊँगा। बहुत सारी जो मिथ्स हैं उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियाँ हैं, गलत मान्यताएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतज़ार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे, हाँ जी। तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे। सही है। ज़रा इसके बारे में तफसील से बताइए। जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए। और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है, तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज़ दांतों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज़ मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए, उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए। जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे, वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर ख़राब है आपके, तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए या फिर इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो ज़रूरी है, वो अगर होंगी। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशंस में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है। अच्छा। जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज़ अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज़ नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो कड़क चीज़ें मतलब अभी नॉर्मली कड़क चीज़ें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीज़ें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीज़ें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज़ है। लेकिन बच्चे तो ये चीज़ें खाते ही नहीं है। बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीज़ों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है। जी। ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना ज़रूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज़, अगर दांतों की बात करूँ तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज़ है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट में जाएंगे। तो पेट की बीमारियाँ, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊँ, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज़ कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो।
बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे। अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए? सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए यस। ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए जी। उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना ज़रूरी है, मसूड़ों की मसाज करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो ईजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको ख़राब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है। कि दांत जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस कॉटन की तरह, जो ऐसा जो हम लोग नॉर्मली ज़ख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है। वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा है या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से। छोटे बच्चों के लिए ये भी तरीका है। एकदम, हाँ, एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करें, खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो। बिल्कुल। उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज़ को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहाँ पे आधे दांत दूध के होते हैं, आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज़ किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना ज़रूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ, ब्रशिंग इज़ मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज़ मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज़्यादा ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूँगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज़ करें। ये हम सभी के मामले में करें, हाँ, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है। सॉरी, टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश चेंज करना है। ठीक है, वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है, जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के टेढ़े मेढ़े ना हो, टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज़्यादा पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, तो वो चीज़ें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं
उनका खाना हग बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड या फिर चॉकलेट्स, चॉकलेट, बेकरी आइटम्स। स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज़ नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, जो बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने, जो चीज़ें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी कुरकुरे, ये वो सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ। फिर अरे दोनों बाप रे। हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। हाँ, लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है। 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है। ओके। सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद। इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं, तो हमको कहीं बाहर नहीं क्रेविंग जाना नहीं होता है। Yes. बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ अपने को ध्यान देनी है। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की, हाँ जी। कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए। तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो। हाँ जी। तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। कुदरती तौर पे दांत इतने दांत वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है। तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है। अच्छा। उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की। हाँ। डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस। ठीक है। तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है। बिल्कुल। इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। ओके। कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं। लेकिन नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है जी। लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे। जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल। नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है, जिसकी हमने चर्चा की। एग्जैक्ट। डॉक्टर साहब मर गए, बचा लो। हाँ जी। तो वही चीज़ आगे, और वो नस, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है। हाँ। नस सड़ने के बाद नीचे, हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है। यस। फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है। अच्छा। पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत नीचे अंदर की तरफ होता है। हाँ। हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीज़ें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीज़ें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीज़ें खा पी रहे हैं, वो ज़रा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने
थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज़ को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है, बिल्कुल तब बिल्कुल जाके वो खड़ी रह पाती है। सेम बात है। सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा। वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज़ है। तो ये कैविटीज़ जब नस तक पहुँच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही है, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटीज शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज हैं उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज़ ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है। नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं। और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में। एग्जैक्टली नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो। जी। रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रेशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो वो सिक्रेशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरियाज जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना ज़रूरी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीज़ें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियाँ कड़क से कड़क चीज़, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज़्यादा कड़क चीज़ों को मज़े से, अखरोट जैसी चीज़ों को, गन्ने को मज़े से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमज़ोर दांतों वाले ज़माने में आ गए? अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज़्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है। सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा है जैसे पहले के बुजुर्गों का है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था। उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स हैं, उनमें भी वही चीज़ है।
जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज़ अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों का पैम्परिंग ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा, बिल्कुल। ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहाँ पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो खाना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है। हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज़ थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया। उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है। ओहो। अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज़ हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी। बहुत सही है, बहुत सही है। तो ये जो दुलार है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। हाँ मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए, उसके आगे, इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है, और दांतों को लेकर एक ज़रूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के ज़रिए, और कब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है। तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है, और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है। यस। जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है, बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यस। इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है। जी। क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो रहा है, मतलब दांतों का जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है। और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहाँ पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है। उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है, उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज़ करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रिलिक भर के दे देते हैं। अरे बाप रे। एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने। अरे बाप रे। वाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी 2-2, 3-3 दांत निकालने पड़े। ओहो। और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है।
सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज़ 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा। बिल्कुल। वो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज़ आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट तो खामियां होगा। हैं, खोट है, खामियां हैं, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। और डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहाँ पे हम लोग बॉडी में कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, शरीर में कुछ चीज़ें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एग्जैक्टली, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ हाँ, तो वही मैं 120 जानना चाहता हूँ। दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज ये बहुत ज्यादा बहुत है। ज़्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। यस। फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस की सफाई, नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहाँ पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज़्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज़ की जा सकती है, दांत बिठाने की ज़रूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे। तो खाना चबाने का सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी ये क्यों होती है? बिल्कुल। नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा इसके पा बिना रहा भी हूँ, चल सकता है। इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। प्रॉब्लम ये होता है, सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती हैं, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी वहाँ पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर में है, 1-1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहाँ पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ ज़रूरत थी वो घाव भरने के लिए,
वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में। अच्छा। जब दांत निकल गया, वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। हाँ हाँ। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन। ओके। खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे हैं कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है, तो वो बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ओके। 1-2 दिनों में ये चीज़ नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है, तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए। सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा। और अगर दिख रहा है, नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा है वो चीज़, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। ठीक बात है। इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है, हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है। डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप 2 बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं। ये सब क्या मामला है? जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, हाँ हाँ, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं, तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज़ समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज़्यादा आगे है, तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से कैविटीज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है ज़िंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ, हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है। ओके। उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है। बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहाँ पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस। फ्लॉस के लिए वो धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको। वो उसमें भी 2-3 टाइप के आते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे। आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस, इट इज़ द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं। अलाइनर्स करके चीज़ आई हुई है, जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके। जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा जी, और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है। हाँ, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज़ है। इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज़ हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना ज़रूरी होता है।
वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो। बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है। वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट। बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, ओके। सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीज़ें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज़्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज़ रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज़ के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीज़ों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहाँ पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है, वो सारी चीज़ें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमज़ोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है। पुराने ज़माने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है। हाँ जी। इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे। चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। का। पायरिया जो चीज़ होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की, अच्छा, वो दांतों की बीमारी नहीं है? दांतों की बीमारी नहीं है। ओहो। ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बड़ी बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है जब तक वो एक्सट्रीमली, बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। ओके। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका तो सपोर्ट जाके, जाएगा, यस। तब दांत हिलेगा। ये लंबा मामला है। एग्जैक्टली। वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं। उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहाँ पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहाँ पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम। वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, ओके। तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। ओके। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ओके। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। जैसे मैंने बोला कि जो चीज़ आपके ब्रश से साफ़ नहीं हो रही है, तो उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ़ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में
ग्रेड 1 वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज़ है, उसके लिए कोई ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ़ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक, मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना, हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है एक तरह से। ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है। लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है। सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो, हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं। हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना कनेक्शन हो। हो जी। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से, हाँ जी। ब्रश करते वक्त खून आ गया। फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में। अभी मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं। मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे? अपने आप गिर गए। कितना नॉर्मल है ना। कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज़ है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसको मैं उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत हैं बिल्कुल। जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है। यस। या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है। यस यस। लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है। बिल्कुल। उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीज़ों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो वो सारी चीजें, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल। स्मोकिंग में तो क्या क्या स्मोक करते हैं लोग, उनको ही पता है। और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। 25-30 साल की उम्र है, लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुढ़ों की तरह। अरे अरे। तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है। बिल्कुल। और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीज़ें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के टाइम, आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे क्योंकि आपका नशा जारी है। यस। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो। बिल्कुल। ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको ज़रा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए। हाँ जी, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है। हाँ जी। अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहाँ पे मुंह में 2 ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए हैं, जबड़े की हड्डी। हाँ। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और 3 लेवल में लाए जाते हैं। एग्जैक्टली। और 3 कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है। करेक्ट। 2 दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है। एग्जैक्टली आपका कई लोगों बाइट के- फोर्स कितना है, जी जी। आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है। यस। क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे हैं, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा सूटेबल रहेगा, यस। वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि जी वो हाँ। फोर्स जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, वो ये भी एक चीज़ है कि बहुत एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर बार महंगी चीज़ ही अच्छी होगी ज़रूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज़ ही आपके केस में काम करेगी वो भी ज़रूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहाँ पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज़ होती है, एक्चुअली उसका डिज़ाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिज़ाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। इस तरीके में ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस ख़त्म करते हैं। इमीडिएट पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं। बहुत जल्दी होने लगा ये। बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीज़ें हैं। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है, बाकायदा। क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से, और वो महंगी चीज़ है। टाइटेनियम सोने से भी ज़्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज़ है। प्लस उसके टेक्निकल चीज़ों में अगर मैं जाऊँ तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं वो अगर बल्क प्रोडक्शन, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो 1 या 2 सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हज़ारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर भी अपना नफ़ा जोड़ेंगे। तो कम से कम अगर मैं आपको अंदाज़ा दूं तो कम से कम 20-25 हज़ार से लेके 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का। एक दांत का। तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर जो हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत। तो वो चीज़ आज की तारीख में ज़्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज़ वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज़ का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 to 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का। बहुत कम है। बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक। इक्विवेलेंट है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाते हो। पर डेंचर बहुत महंगा होता है, इम्प्लांट बहुत महंगा होता है। इम्प्लांट बहुत महंगा होता है जी। डेंचर उसके मुकाबले काफ़ी सस्ते होते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते। Exactly. तो रोज़मर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचा कर रखना ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको कहूँ लास्ट में एक 1 लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या 1 लाइनर देंगे? स्माइल प्लीज। ये मेरे क्लिनिक का भी नाम है जी। एंड वो वही सोच के मैंने रखा था कि जब
स्माइल प्लीज़ क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल बिल्कुल। के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।